हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। आपने नोटिस करा होगा कि आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स के साथ साथ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस भी गिवन है इन बिटवीन द चैप्टर। ये क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो आज के लेक्चर में हम इन सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस को वन बाय वन कवर करेंगे। सो आई होप अभी तक आपको सोल्यूशन चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोल्यूशन चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से उसको दोबारा से देख सकते हो, या किसी टॉपिक को आपको दोबारा से समझना है तो आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। प्लस अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टडी करना है तो उसके लिए भी टाइम स्टैम्प्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दैट टाइम स्टैम्प। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। यहाँ पर मास परसेंटेज पूछा है। मास परसेंटेज हम किसी भी कंपोनेंट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास परसेंटेज और कुछ नहीं, मास बाय मास रेशियो होती है जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो वो कंपोनेंट हम न्यूमरेटर में कंसिडर करते हैं और डिनोमिनेटर में हम टोटल मास कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन की पूछी हुई है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की पूछी हुई है जिसमें आपको दोनों ही कंपोनेंट के अमाउंट गिवन है। तो यहाँ से हमें उनके पर्टिकुलर अमाउंट्स तो गिवन है, टोटल अमाउंट हम इन दोनों को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं और बस उसके बाद जिस भी कंपोनेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो उस कंपोनेंट के मास को न्यूमरेटर में पुट करना है, डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। सो इस तरीके से आप बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों ही कंपोनेंट्स की मास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। सो हमें गिवन क्या क्या है, मास ऑफ बेंजीन एंड मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ से हम टोटल मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और टोटल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इनको ऐड करके। तो आप इन जब ऐड करोगे इन्हें तो आपके पास वैल्यू आएगी 144 ग्राम्स। बस इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को यूज करके आप मास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट्स से अगर हमें मास परसेंटेज बेंजीन की फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, न्यूमरेटर में विल कंसिडर मास ऑफ बेंजीन and in denominator we'll consider total mass। और परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेंजीन के मास आपको कितना गिवन है, 22 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय टोटल मास इट इज 144 ग्राम्स इनटू 100। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन विच इज 15.27%, which means कि the mass percentage of benzene in the solution is 15.27%। सिमिलरली हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए भी यूज कर सकते हैं यही फॉर्मूला। सो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 is equals to mass of CCl4 which is 122 grams divided by total which is 144 into 100। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 84.72%। सो दिस इज मास परसेंटेज ऑफ CCl4। ये तो आपने मास परसेंटेज फाइंड आउट कर ली, बट इस मास परसेंटेज का मतलब क्या है, इस मास परसेंटेज का मतलब है कि अगर आपके पास सोल्यूशन का टोटल अमाउंट 100 हुआ, ये 144 ग्राम्स है, अगर टोटल 100 हुआ तो उस 100 के अंदर 15.27 ग्राम्स आपके पास बेंजीन है और 84.72 ग्राम CCl4 है। सो इस तरीके से परसेंटेज को हम उसके 100 के रेफरेंस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर 15.27% बेंजीन का मतलब है 15.27 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। सो उस 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में से जब आप बेंजीन सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 84.72 which is none other than the solvent which is CCl4। So this is your question 1। Now let's move on to question number 2। Question number 2 में क्या पूछा हुआ है, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in CCl4। यानी यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है बेंजीन की जिसमें आपके पास 30% है बेंजीन सोल्यूशन के अंदर, और वो सोल्यूशन किस में प्रिपेयर करा गया, यानी बेंजीन इन CCl4 आपने प्रिपेयर करा है, विच मीन्स बेंजीन इज द सोल्यूट एंड CCl4 इज द सोल्यूशन। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले तो इस परसेंटेज से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उन अमाउंट से हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। और मोल फ्रैक्शन के लिए हम मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कंसीडर करते हैं। सो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बेंजीन के लिए। तो सबसे पहले हम इस 30% बाय मास से
बेंजीन और CCl4 की अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने परसेंटेज फाइंड आउट करी थी और उसके बाद बताया था कि उस परसेंटेज का मतलब है कि जितनी भी परसेंटेज आपकी प्रेजेंट हो, लेट से 15% बेंजीन प्रेजेंट था, 15 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको 30% ऑफ बेंजीन। 30% ऑफ बेंजीन का मतलब है कि आपके पास है 30 ग्राम बेंजीन इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अब यहां पर आपके पास सोल्यूट है और सोल्यूशन है, क्योंकि ये बेंजीन क्या है आपके पास, सोल्यूट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। तो यहां पर हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट है 30 ग्राम्स, सोल्यूशन की अमाउंट है 100 ग्राम्स। सॉल्वेंट की अमाउंट नहीं पता, तो सॉल्वेंट की अमाउंट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां पर आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 70 ग्राम। सो सोल्यूट आपको गिवन है बेंजीन और सॉल्वेंट आपको गिवन है CCl4। सो बस इनके मॉलिक्यूलर वेट्स को यूज करके इनके रिस्पेक्टिव मोल्स फाइंड आउट करो और उसके बाद उससे मोल फ्रैक्शन निकाल लो। सो जब हम इनके मॉलिक्यूलर वेट्स की बात करते हैं, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 78 ग्राम्स और CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 154 ग्राम्स। सो बस इन मॉलिक्यूलर वेट्स को यूज करके हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करते हैं। Moles of benzene is given mass which is 30 divided by molar mass which is 78. तो जब आप इसे डिवाइड करोगे you will get value 0.38 which is moles of benzene. Similarly हम moles of CCl4 भी फाइंड आउट करेंगे। वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, गिवन मास 70 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज 154 ग्राम्स। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 0.45 ग्राम्स। सो ये आ गए आपके पास मोल्स ऑफ बेंजीन और ये आ गए आपके पास मोल्स ऑफ CCl4। बट अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है और वो भी आपको फाइंड आउट करनी है बेंजीन के लिए, मोल फ्रैक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बेंजीन बाय टोटल मोल्स। सो टोटल मोल्स क्या होंगे, इन दोनों का सम। तो जब हम इन दोनों का सम फाइंड आउट करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 0.83। सो बस यहां पर आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ बेंजीन इज 0.38, टोटल मोल्स आर 0.83। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.461। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.461। सो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये तो आ गई आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 फाइंड आउट करने के लिए बोला होता है तब आप कैसे फाइंड आउट करते, आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो जहां पर आप ये बेंजीन की जगह CCl4 कंसिडर कर लोगे। या फिर आपके पास एक और रिलेशन है कि जब भी हमारे पास जो कॉम्पोनेंट्स गिवन होते हैं, यहाँ दो कॉम्पोनेंट्स है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कॉम्पोनेंट्स का जो सम होगा वो 1 के इक्वल है, क्योंकि वो टोटल हम यूनिटी कंसिडर करते हैं। तो आपके पास ये फर्स्ट कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन गिवन है विच इज 4.61 विच इज फॉर बेंजीन। आप CCl4 की फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 1। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस 0.461, और इसको सॉल्व करने से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 आ जाएगी and this comes out to be 0.539. So this is your question number 2 and now let's move on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यानी यहाँ पर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। और मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलैरिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और अगर ये ml में गिवन होगा तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए होंगे और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए होगा। सो आप दोनों पार्ट्स में देखो गिवन क्या क्या है। फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 30 ग्राम ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास CONO3 2.6H2O, 4.3 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है और मास ऑफ सोल्यूट गिवन है। मास ऑफ सोल्यूट को यूज करके आप उसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट से डिवाइड करोगे और मोल्स फाइंड आउट कर लोगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ सोल्यूट विच इज 30 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
विच इज 4.3 लीटर्स। सो यहाँ से आपके पास आप यूज कर सकते हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के आपके पास CuNO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2। जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 291 ग्राम्स। सो यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करके आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो सॉल्यूट के लिए। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 291, और जब आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट मोल्स, और दैट इज इक्वल टू 0.103 मोल्स। बस इन्हें आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो आपके पास मोलारिटी आ जाएगी। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू 0.103 डिवाइडेड बाय 4.3। अब ये लीटर्स में तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास मोलारिटी की वैल्यू आएगी 0.023 मोलर। ये है आपके पास आपके फर्स्ट पार्ट की मोलारिटी की वैल्यू। Now let's move on towards the second part of the question. So second part of question में हमसे पूछा हुआ है 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml, और फिर आपको इसकी मोलारिटी बतानी है। यानी आपके पास एक इनिशियल मोलारिटी का सोल्यूशन है जिसे आप 500 ml तक डाइल्यूट कर रहे हो, और फिर आपको उसकी मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको ऐसे रिलेटेबल मोलारिटीज फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, M final V final is equals to M1V1 प्लस M2V2 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल और फाइनल एक एक मोलारिटी वाले इक्वेशंस हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक M1V1 है जो आपको इनिशियली गिवन है, और एक आपके पास फाइनल है जो आपको फाइनल फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वॉल्यूम तो आपको गिवन है जो आपकी टोटल हो जाएगी 500। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट बी में आपको फाइनल वॉल्यूम तो गिवन है 500 ml, और V1 विच इज इनिशियल वॉल्यूम वो आपको गिवन है 30 ml। आपको फाइनल मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, और M1 की वैल्यू आपके पास है 0.5 मोलर। बस इसको आप इस इक्वेशन में यूज करोगे और फाइनल मोलारिटी फाइंड आउट करोगे। सो आपके पास इक्वेशन थी ये वाली जिसमें आपके पास M1 है 0.5 इंटू 30 M1V1, और M2V2 विच इज M फाइनल आपको फाइंड आउट करना इंटू 500। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी इस तरीके से, M फाइनल इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 500, और जब आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू 3/100 विच इज 0.03 मोलर। सो M फाइनल आपके पास क्या आया, 0.03 मोलर। सो दिस इज द फाइनल मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूटिंग इट टू द 500 ml वॉल्यूम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। यानी यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल मास ऑफ सोल्यूट पूछा हुआ है, और जिसमें आपको मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है और आपको 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन गिवन है, विच मीन्स मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है। सो यहाँ पर मोलालिटी यूज करके हम कैसे किसी अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमें मोलालिटी का फॉर्मूला देखना होगा। सो मोलालिटी किसी भी सोल्यूशन के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, मोलालिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और जिसमें हम अमाउंट को किलोग्राम्स में कंसिडर करते हैं। अगर हम इसे ग्राम्स में कंसिडर करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर मोल्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम्स। आपको गिवन मास कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास मोलालिटी गिवन है 0.25 मोलर, गिवन मास आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया विच इज 60 ग्राम्स इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 2.5 किलोग्राम्स। अब यहाँ किलोग्राम्स में तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से आप मास कैसे फाइंड आउट करोगे, मास इज इक्वल्स टू 0.25 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 60। सो यहाँ से आपके पास जब आप इसे सॉल्व करोगे you will get value for mass of urea, and that comes out to be 37.5 grams. So this is mass of urea, or the amount of urea used in making 0.25 molar aqueous solution. So this is how you can find mass of solute by using molality. So this is your question number 4. Now let's move on to question number 5.
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम पर ml। अब एक्वस Ki का क्या मतलब है, सबसे पहले इसी टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एक्वस Ki का मतलब है एक्वस सोल्यूशन ऑफ Ki, विच मीन्स कि यहाँ पर आपके पास सल्यूट है Ki और सॉल्वेंट है वाटर, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन तो हम वाटर से ही बना पाते हैं। सो इन दोनों के मिक्सचर से हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, जिसमें आपको जो ये Ki है ये 20% मास बाय मास गिवन है। सो 20% मास बाय मास का मतलब क्या है, 20% मास बाय मास का मतलब है 20 ग्राम Ki इन 100 ग्राम सोल्यूशन। सो यहां से आप सॉल्वेंट की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो यहां पर आपने ये सॉल्वेंट की अमाउंट फाइंड आउट कर ली। सो यहां से हमने सल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट तो फाइंड आउट कर ली। अब ये क्या गिवन है आपको, ये है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है विच इज 1.202 ग्राम पर ml। अब आपको मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मोलारिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमने अभी देखा था मोल्स ऑफ सल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो सबसे पहले पार्ट 1 ही सॉल्व करते हैं। सो ए पार्ट में हमारे पास हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट के लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ki विच इज सॉल्यूट। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ki इज 166 ग्राम्स। सो इस मॉलिक्यूलर वेट को यूज करके आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किलोग्राम्स में गिवन हो। अगर ग्राम्स में गिवन है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन you will get the value for molality of solution and that comes out to be 1.51 molar। So यहां पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 1.51 मोलर। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है मोलारिटी, बट मोलारिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोलारिटी के लिए वी शुड हैव मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पर हमें सोल्यूशन की अमाउंट गिवन है विच इज 100 ग्राम्स, वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें और क्या गिवन है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है। सो इसे यूज करके हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो आप डेंसिटी को यूज करके वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। सो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट मास आपको गिवन है 100 और डेंसिटी आपके पास है 1.202। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट वॉल्यूम इन ml। सो इस वॉल्यूम को आप यूज करके मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सो मोलारिटी आपके पास क्या आएगी, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट विच इज, यहाँ पर आपको मास कितना गिवन है 20 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट विच इज 166, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 100 बाय 1.202, क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और ml में है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू यू विल गेट मोलारिटी फॉर सोल्यूशन, और मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन आपके पास आएगा 1.45 मोलर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन हमारे पास जिस भी अमाउंट के लिए हमें फाइंड आउट करना हो, लेट्स से इसमें Ki के लिए गिवन है, सो मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ Ki आप 20 बाय 166 से फाइंड आउट करोगे, और टोटल मोल्स के लिए आपके पास सॉल्वेंट के भी मोल्स होने चाहिए विच इज मोल्स ऑफ वाटर। सो वाटर की अमाउंट गिवन कितनी है 80 ग्राम्स। तो यहां से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे मोल्स ऑफ वाटर। सो पार्ट सी में हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर कितना है, मोल्स ऑफ वाटर is equals to 80 by 18 which is mass of water divided by molecular weight of water। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 4.44 moles। and similarly you can find out the moles of solute which is Ki and it is 20 by 166। तो यहाँ पर आपके पास moles of solute which is Ki की वैल्यू आएगी 0.12 moles। अब इन मोल्स को यूज करके आप मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको टोटल मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। टोटल मोल्स की वैल्यू आएगी आपके पास 4.44 प्लस 0.12 एंड दैट इज इक्वल टू
विच इज 4.56 मोल्स। तो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ KI फाइंड आउट कर सकते हो एंड दैट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट मोल फ्रैक्शन एंड दैट इज इक्वल टू 0.0263। दिस इज द मोल फ्रैक्शन फॉर KI। सो पार्ट सी का आंसर है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज इक्वल्स टू 0.0263 is the mole fraction of KI. So this is how you can calculate the molarity and mole fraction of solution. So this is your question number 5. Now let's move on to question number 6. Question number 6 में क्या पूछा हुआ है? H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for qualitative analysis. यानी यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको एक जनरल स्टेटमेंट गिवन है कि H2S जिसकी स्मेल होती है rotten egg like smell, एक टॉक्सिक गैस है जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करी जाती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सॉल्ट गिवन है, कोई मिक्सचर गिवन है और उसके वेरियस कंपोनेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सपेरिमेंट यूज करते हो, अलग अलग रिएजेंट्स को यूज करके उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हो। So if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलर, यानी यहाँ पर आपको H2S की solubility given है STP कंडीशंस पर। STP कंडीशंस क्या होते हैं? यहाँ पर मेनली हमें किस कंडीशन की बात करनी है? हम इसको कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें हेनरीज लॉ पता होना चाहिए। और हेनरीज लॉ क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास है हमारा हेनरीज लॉ, जिसके अंदर हम जो मोल फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं वो मोल फ्रैक्शन हम कौन सी कंसिडर करते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सो यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होगा, ये होगा हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट और ये होगा आपके पास प्रेशर ऑफ सल्यूट विच इज H2S गैस। सो STP कंडीशंस का मतलब होता है कि आपको प्रेशर कितना गिवन है? 1 एटमॉस्फेयर। सो आप यहाँ 1 एटमॉस्फेयर भी यूज कर सकते हो और बार्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इसे बार्स में कैलकुलेशन करनी है सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 बार। आप इस प्रेशर को यूज कर सकते हो, आप किसी भी प्रेशर को यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर हम बार्स को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास जो KH की वैल्यू आएगी आप उसके लिए बार यूज करोगे। सो अगर हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें ये मोलालिटी वाली टर्म देखनी पड़ेगी। इस मोलालिटी टर्म का क्या मतलब है? 0.195 मोलल का मतलब है 0.195 मोल्स ऑफ सल्यूट, और सल्यूट क्या आपके पास? H2S, विच मीन्स मोल्स ऑफ H2S इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या आपके पास यहाँ पर? वाटर। सो यहाँ पर आपको सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की अमाउंट गिवन है। सो उस अमाउंट से आप इनके पर्टिकुलर मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2S एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम्स और वहीं पर अगर आप H2S के मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे दैट कम्स आउट टू बी 34 ग्राम्स। सो यहाँ पर हमें इसकी अमाउंट की तो जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमें मोल्स गिवन है, हमें सिर्फ मोल्स ऑफ सल्यूट फाइंड आउट करना है। सो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 80/18। यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट मोल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पर आपके पास मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू आ रही है, सॉरी 80/18 नहीं, 1 किलोग्राम है तो 1000/18। सो यहाँ से आपके पास मोल्स की वैल्यू आती है 55.55 मोल्स। सो यहाँ हमारे पास ये मोल्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इन दोनों मोल्स को यूज करके हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2S विच इज 0.195 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज 0.195 प्लस 55.55। अब इन दोनों के कंपैरिजन में ये वैल्यू काफ़ी छोटी है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S किसके इक्वल होगी? 0.195 डिवाइडेड बाय 55.55 और इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.0035। अब इस मोल फ्रैक्शन को और इस प्रेशर को यूज करके आप हेनरीज कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। सो प्रेशर आपको गिवन है 1.013 बार, हेनरीज कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है और मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.0035 से यहाँ तो यहाँ से आपके पास हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आएगी इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, एंड दैट कम्स आउट टू बी 289.42 bar. So this is how you can find out Henry's constant of a solution. So this is your question number 6. Now let's move on to question number 7. Question number 7 में क्या पूछा हुआ है?
हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस, यानी ये आपको KH की वैल्यू गिवन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट तो वही है। हेनरीज इक्वेशन क्या होती है? प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन, जिसमें ये आपके पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है पास्कल्स में। एट 298 केल्विन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। अब सोडा वाटर देख के बच्चे कंफ्यूज होने लग जाएंगे कि ये कौन सा सॉल्वेंट है। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, आपका सॉल्वेंट यहाँ वाटर ही है। तो आपको सॉल्वेंट की यानी वाटर की अमाउंट भी गिवन है कि 500 ml ऑफ वाटर आपने यूज करा है सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। When packed under 2.5 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर CO2 को वाटर में मिक्स करा है, इस वजह से उस सोल्यूशन को बोला है सोडा वाटर, क्योंकि जब भी आप किसी कार्बोनेटेड ड्रिंक को कंसिडर करते हो तो वो एक्चुअल में क्या होती है? एक सॉफ्ट ड्रिंक होती है, एक सोडा होता है, क्योंकि उसके अंदर आपने उस सॉल्वेंट में, उस वाटर में CO2 गैस को हाई प्रेशर कंडीशंस में डिसॉल्व किया होता है। जैसे कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक कंसिडर करते हैं, कोई सोडा कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन है सॉल्वेंट की, प्लस आपको प्रेशर गिवन है CO2 का, यानी यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको प्रेशर भी गिवन है। और फाइंड आउट क्या करना है आपको? क्वांटिटी ऑफ CO2 डिसॉल्व, यानी यहाँ पर आपने कितनी अमाउंट CO2 की डिसॉल्व करी वो फाइंड आउट करना है। सो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? यहाँ प्रेशर अगर CO2 का गिवन है तो यहाँ जो मोल फ्रैक्शन आएगी वो भी CO2 की आएगी, क्योंकि ये जो हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ये भी CO2 का ही गिवन है आपको। सो यहाँ से हमारे पास मोल फ्रैक्शन तो आ जाएगी। सो क्या आप मोल से अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन से अमाउंट? आप सब बोलोगे कि नहीं मैम, हम मोल से अमाउंट तो फाइंड आउट कर सकते हैं बट मोल फ्रैक्शन से अमाउंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मोल फ्रैक्शन में हमारे पास सल्यूट और सॉल्वेंट सबके मोल्स कंसिडर करे जाते हैं। सो यहाँ पर आप क्या करोगे? ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का क्या मतलब है? मोल्स ऑफ CO2 बाय टोटल मोल्स, जिन टोटल मोल्स के अंदर आपके पास CO2 के मोल्स भी हैं और वाटर के मोल्स भी हैं। सो यहाँ पर आपको वाटर के मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जिससे आप CO2 के मोल्स फाइंड आउट कर पाओगे और उसके बाद उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास फाइंड आउट कर लोगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करें। सो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है सबसे पहले हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, इट इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स। फिर आपको प्रेशर ऑफ CO2 गिवन है विच इज 2.5 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर ये गिवन है एटमॉस्फेयर में, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको गिवन है पास्कल्स में, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर को पास्कल्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल्स होता है। सो यहाँ पर हमें गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर्स, तो इसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू पास्कल्स में। अब यहाँ पर आपको और क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 फाइंड आउट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 फाइंड आउट करने के लिए हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। इस इक्वेशन से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 फाइंड आउट कर लेंगे। सो इस इक्वेशन में हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई 101325 इज इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट विच इज 1.67 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन है आपके पास CO2। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई 101325 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁸। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। सो आपके पास यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.517 इंटू 10⁻³ अब यहाँ से अगर आपको क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करना होगा, और मोल्स ऑफ वाटर के लिए आपके पास अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, बट आपको तो यहाँ वॉल्यूम गिवन है। सो यहाँ पर हम इधर वाटर की डेंसिटी यूज करेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। सो इसी डेंसिटी को यूज करके आप इसका मास फाइंड आउट करोगे, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और जिसकी वैल्यू है 1। मास की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम है आपके पास 500 ml, सो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 ग्राम्स। सो यहाँ से आप मोल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट कर सकते हो, वो आ जाएगा आपके पास गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज 18। सो जब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट वैल्यूज फॉर moles of water and that comes out to be 27.78 moles.
सो अब इन मोल्स को और इस मोल फ्रैक्शन को यूज करके आप मोल्स ऑफ CO2 फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विच इज 1.517 into 10⁻³ is equals to moles of CO2 divided by moles of CO2 plus moles of water which is 27.78। अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को कंसिडर करते हो, ये वैल्यू काफ़ी छोटी है क्योंकि 10⁻³ में वैल्यू है, विच मीन्स कि आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है तो आप ये कह सकते हो कि CO2 और वाटर के मोल्स के कंपैरेटिवली हम CO2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1.517 into 10⁻³ is equals to moles of CO2 divided by moles of water which is 27.78। सो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके you will get values for moles of CO2। सो ये आ जाएंगे आपके पास मोल्स ऑफ CO2। अब यहाँ से आप अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे? अमाउंट लेट से आपने x कंसिडर कर लिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट विच इज 44। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज 44 और मोल्स आपके आए कितने हैं? 42.14 इंटू 10⁻³ यहाँ से आपके पास अमाउंट ऑफ CO2, ये क्या है? CO2 की अमाउंट ऑफ CO2 जिसको आपने x से रिप्रेजेंट करा है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है? 42.14 इंटू 44 इंटू 10⁻³। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट अमाउंट ऑफ CO2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.854 ग्राम्स। दिस इज योर फाइनल आंसर जहां पर आपने अमाउंट ऑफ CO2 फाइंड आउट करा है। So this is how you can find out amount of CO2 using Henry's laws equation. So this is your question number 7. Now let's move on to question number 8. Question number 8 में क्या पूछा हुआ है? The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mm Hg respectively at 350 Kelvin। यानी यहाँ पर आपको प्योर लिक्विड्स का यानी A और B का प्योर वेपर प्रेशर गिवन है विच इज PA0 एंड PB0। सो आपको गिवन क्या है? आपको PA0 की वैल्यू गिवन है विच इज 450 mm और PB0 की वैल्यू गिवन है विच इज 700 mm। और इसके बाद क्या पूछा हुआ है? फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। यानी यहाँ पर आपको दोनों ही लिक्विड मिक्सचर्स के जो कंपोनेंट है उनकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm और आपको P टोटल भी गिवन है विच इज 600 mm। सो यहाँ पर हम P टोटल फाइंड आउट कैसे करते हैं? हमारे पास डाल्टन्स इक्वेशन थी ना कि P टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम सारे कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर ऐड कर देते हैं और पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है? वो हम रॉल्स इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? PA इज इक्वल्स टू PA0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली PB इज इक्वल्स टू PB0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सो आपको यहाँ तक तो कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर फाइंड आउट करना है। और सेकेंड स्टेटमेंट आपको क्या पूछ रही है? ऑल्सो फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। और वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है। वेपर फेज की कॉम्पोजिशन का मतलब है कि वेपर फेज में उनके मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। सो वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को अगर हम YA से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? PA बाय P टोटल, क्योंकि हमारे पास इसका रिलेशन क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। सो ये YA के लिए रिलेशन हो जाएगा और YB के लिए रिलेशन हो जाएगा PB बाय P टोटल। हमें P टोटल तो गिवन है बट यहाँ पर पार्शियल प्रेशर गिवन नहीं है क्योंकि हमें तो प्योर वेपर प्रेशर गिवन है। सो यहाँ से हमें सबसे पहले XA और XB फाइंड आउट करना है और फिर PA और PB फाइंड आउट करना है ताकि हम यहाँ वेपर फेज में कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर सकें। सो अगर हम P टोटल का फॉर्मूला लिखेंगे, P टोटल को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे, PA की वैल्यू क्या होती है? PA0 इंटू XA प्लस PB की वैल्यू क्या होती है? PB0 इंटू XB। अब यहाँ पर आपके पास कितने वेरिएबल्स अननोन है? अगर आप नोटिस करो तो यहाँ दो वेरिएबल्स अननोन है, एक XA और एक XB। दो वेरिएबल्स अननोन एक साथ एक इक्वेशन में आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से आपको इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। सो उसके लिए हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का रिलेशन यूज करेंगे और वो रिलेशन क्या था हमारे पास कि सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, सो XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। सो आप यहाँ पर XB की वैल्यू पुट कर सकते हो 1 माइनस XA। सो ये रिलेशन आप यहाँ पर यूज करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? P टोटल इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू 1 माइनस XA। अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम। इस इक्वेशन के अंदर आपको गिवन क्या क्या है? P टोटल गिवन है 600 नैनोमीटर,
PA नॉट आपको गिवन है 450, x से हमें फाइंड आउट करना है, PB नॉट आपको गिवन है 700 इंटू 1 माइनस x से हमें फाइंड आउट करना है। सो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू फॉर x से। सो यहाँ से आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा 0.4 और इस इक्वेशन को यूज करके हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा 1 माइनस 0.4 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.6। सो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन विच इज कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A है और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ B है। अब इन दोनों मोल फ्रैक्शंस को यूज करके सबसे पहले हम यहाँ पार्शियल प्रेशर्स फाइंड आउट करेंगे ताकि उन पार्शियल प्रेशर्स को यूज करके हम वेपर फेज की कॉम्पोजिशन फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ A फाइंड आउट करते हैं। सो उसके लिए PA नॉट की वैल्यू आपको 450 गिवन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ A आपने अभी फाइंड आउट करी है, इट इज 0.4। सो यहाँ पर इसको 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड दैट कम्स आउट टू बी 180 mm। सिमिलरली आप PB भी फाइंड आउट करोगे विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल्स टू 700 इंटू 0.6। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट पार्शियल प्रेशर ऑफ B एज 420 mm। बस इन पार्शियल प्रेशर्स को यूज करना है और वेपर फेज की कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करनी है। So Y is equals to PA which is 180 divided by P total which is 600। आप वैसे यहाँ से भी चेक कर सकते हो, इन दोनों का सम भी 600 ही आएगा which means total vapor pressure सेम ही है। So जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get value for YA और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी YA comes out to be 0.3 and similarly you can solve for YB which is composition of component B in vapor phase and that comes out to be 420 by 600 और जब आप इसे सॉल्व करोगे you will get 0.7 या फिर आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो YA plus YB is equals to 1 इस रिलेशन से, क्योंकि यहाँ पर भी तो हमने ये मोल फ्रैक्शन ही कंसिडर करी है, चाहे वो वेपर फेज में हो, जिस भी फेज में आप कंसिडर करोगे सारे कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल ही होता है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन या कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इन लिक्विड एंड वेपर फेज। So this is your question number 8. Now let's move on to question number 9. Question number 9 में क्या पूछा हुआ है? Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg। यानी आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है? प्योर वेपर प्रेशर गिवन है एंड इट इज 23.8 mm। नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है? 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी सेकंड स्टेटमेंट में आपको सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन बताई हुई है जिसमें आपको बता रखा है अमाउंट ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो आपको क्या गिवन है? मास ऑफ यूरिया विच इज सोल्यूट जो आपको गिवन है 50 ग्राम्स और मास ऑफ वाटर विच इज सॉल्वेंट जो आपको गिवन है 850 ग्राम्स। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। यानी आपको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है विच मीन्स आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। रिलेटिव लोवरिंग क्या होती है? P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय P नॉट। ये आपको फाइंड आउट करना है जो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। यानी ओवरऑल आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करनी है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स, और मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इनके मॉलिक्यूलर वेट होने चाहिए। सो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 ग्राम्स। सो इन मॉलिक्यूलर वेट्स को यूज करके आप इनके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो और फिर उन मोल्स को यूज करके आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। सो सबसे पहले हम मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट करते हैं। Moles of urea is equals to 50 divided by 60. On solving this equation, you will get value for moles of urea and that comes out to be 0.83. ये आ गए आपके moles of urea. Similarly, you can find out moles of water which is equal to 850 divided by 18 क्योंकि आपको amount given है 850 और इसको जब आप solve करोगे आपके पास value आएगी 47.22। ये आ गए आपके moles of water. सो इन दोनों मोल्स को यूज करके आप इस इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो और P की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर हमारे पास P नॉट की वैल्यू क्या है? 23.8 माइनस P डिवाइडेड बाय 23.8 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज 0.83 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विच इज 0.83 प्लस 47.22। सो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू फॉर P। सो
सॉल्व कैसे करेंगे हम, 23.8 माइनस पी बाय 23.8 इज इक्वल्स टू 0.83 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करने से आपके पास वैल्यू आएगी 48.05. फिर इनको डिवाइड करके यू विल मल्टीप्लाई विद 23.8. सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट वैल्यू फॉर P विच इज पार्शियल प्रेशर फॉर, और यू कैन से वेपर प्रेशर फॉर सोल्यूशन. सो यहाँ से हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू आती है 23.4 mm ऑफ Hg, और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ही है, या फिर इसको सॉल्व करो. सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. सो रिलेटिव लोवरिंग of vapor pressure is equal to 0.01727. So this is relative lowering of vapor pressure. So this is your question number 9. Now let's move on to question number 10. Question number 10 में क्या पूछा हुआ है, boiling point of water at 750 mm Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस. यानी यहाँ पर आपको boiling point of water given है 750 mm of pressure पे 99.63 डिग्री सेल्सियस. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले वो देखो. यहाँ पर आपको प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, क्योंकि यहाँ पर आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिखा रखा है. बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर इज 99.63 डिग्री सेल्सियस विच मीन्स TB नॉट आपको गिवन है 99.63 डिग्री सेल्सियस. फिर आपको पूछा हुआ है सुक्रोज कितना ऐड करना है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, ताकि आपका जो वाटर है वो सोल्यूशन वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होने लग जाए. यानी अब आपको गिवन है TB की वैल्यू विच इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा TB फाइंड आउट कर सकते हो विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसी की इक्वेशन को यूज करके विच इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M. इस इक्वेशन को यूज करके आप यहाँ से मास ऑफ सुक्रोज एडेड फाइंड आउट कर सकते हो. यहाँ पर M क्या है हमारे पास, मोलालिटी, जिसको आप कैसे फाइंड आउट करते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये अमाउंट हम किस में कंसिडर करते हैं, किलोग्राम्स में. अगर ग्राम्स में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा TB. डेल्टा TB की वैल्यू आएगी आपके पास TB माइनस TB नॉट, and that comes out to be 100 degrees minus 99.63 degrees. So delta TB comes out to be 0.37 degree, or you can say Kelvin. So यहाँ पर हम किसी एक यूनिट को कंसिडर कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस को कंसिडर कर लेते हैं. केल्विन और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस सेम ही रहता है. सो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू 0.37 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर अब हमें KB की वैल्यू चाहिए और मोलालिटी की वैल्यू चाहिए. सो यहाँ पर आप देखोगे कि हम सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं वाटर का, तो यहाँ पर हमारे पास KB ऑफ वाटर हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया हुआ है. और KB ऑफ वाटर आपको पता है NCERT में टेबल गिवन है, वहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. सो यहाँ पर आप सबसे पहले मोलालिटी फाइंड आउट करो. मोलालिटी क्या आएगी आपके पास, मोल्स ऑफ सल्यूट. सल्यूट की मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट चाहिए और मास ऑफ सल्यूट चाहिए. मास ऑफ सल्यूट तो आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही पूछा हुआ है हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज जब हम कंसिडर करते हैं दैट इज 342 ग्राम्स. सो आपके पास यहाँ पर अगर हम मास को M कंसिडर कर लें डिवाइडेड बाय 342 इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 500 ग्राम्स. ग्राम्स में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे 171, तो आपके पास मोलालिटी की इक्वेशन आ जाएगी M/171. अब इस इक्वेशन को आपको यहाँ पर यूज करना है. सो डेल्टा TB की वैल्यू है 0.37 इज इक्वल्स टू KB की वैल्यू है 0.52. मोलालिटी इज मास ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय 171. सो यहाँ से अमाउंट ऑफ सुक्रोज एडेड आ जाएगा 0.37 मल्टीप्लाई 171 डिवाइडेड बाय 0.52. So on solving this equation, you will get value for amount of sucrose, and that comes out to be 121.67 grams. So this is your question number 10. Now let's move on to question number 11. Question number 11 में क्या पूछा हुआ है, calculate the mass of ascorbic acid which is vitamin C, जिसका फॉर्मूला गिवन है आपको, to be dissolved in 75 grams of acetic acid. यानी आपके पास solvent क्या है, acetic acid. आपको amount of solvent गिवन है to lower its melting point by 1.5 degree Celsius, और depression in melting point भी आपको given है which is depression in freezing point.
सो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट करते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज एसिटिक एसिड, जो आपको गिवन है 75 ग्राम्स। फिर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है विच इज डेल्टा TF 1.5 डिग्री सेल्सियस, और KF की वैल्यू भी गिवन है एंड दैट इज 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर आपको मास ऑफ सल्यूट विच इज एस्कॉर्बिक एसिड फाइंड आउट करना है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विच इज सॉल्यूट एंड दैट इज 176 ग्राम। अब इन सारी इक्वेशन, सारे गिवन टर्म्स को यूज करके आपको किस इक्वेशन में यूज करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू मोलालिटी, क्योंकि यहाँ मोलालिटी से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मास ऑफ सल्यूट। सो यहाँ पर जब हम सारी इक्वेशन, सारी टर्म्स इस इक्वेशन में डालेंगे यू विल गेट मास ऑफ सल्यूट। सो सबसे पहले हम मोलालिटी फाइंड आउट करते हैं। मोलालिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय M डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 176 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 75, ग्राम्स में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से यू विल गेट अमाउंट ऑफ या मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। सो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड कम्स आउट टू बी 5.076 grams. So this is your question number 11. Now let's move on to question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। सबसे पहले आपको यूनिट गिवन है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल्स में फाइंड आउट करना है। एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000, यानी अमाउंट ऑफ सल्यूट गिवन है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट गिवन है इन 450 ml ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, जब आप गिवन टर्म्स को देखोगे तो आपके पास मास ऑफ सल्यूट गिवन है विच इज 1 ग्राम, फिर आपको मोलर मास ऑफ सल्यूट भी गिवन है विच इज 185,000 ग्राम्स, और आपको फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी गिवन है विच इज 450 ml, और टेम्परेचर गिवन है आपको 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 केल्विन ऐड करोगे। सो टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 310 केल्विन। अब यहाँ पर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है पाई इज इक्वल्स टू CRT, जिसमें हमारे पास C है कॉन्सेंट्रेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मोलारिटी। सो मोलारिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन लीटर्स। अगर ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। R हमारे पास गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अब अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पास्कल्स में फाइंड आउट करनी है तो जो गैस कांस्टेंट हमें इसकी यूनिट पास्कल्स में कंसीडर करनी होगी। सो आपके पास R की वैल्यू आएगी 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल्स लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यानी हम यहाँ पर इस यूनिट को कंसिडर करेंगे, इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो यहाँ से आप इन सारी टर्म्स को इस इक्वेशन में पुट करोगे। सबसे पहले आप मोलारिटी फाइंड आउट करो। मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट विच इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट 1/185,000 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 450, और ये आपको ml में गिवन है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। So on solving this, you will get molarity is equals to 1/185 into 450 molar. अब आप इस इक्वेशन को यहाँ यूज करोगे और ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू मोलारिटी विच इज 1/185 into 450 multiply R which is 8.314 into 10⁻³ multiply temperature which is 310 Kelvin. So on solving this equation, you will get value for osmotic pressure in pascals. सो यहाँ से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आती है 30.95 पास्कल्स, जिसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे यू विल गेट वैल्यू एज 31 पास्कल्स। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 एंड विद दिस योर ऑल इंटेक्स क्वेश्चंस आर कवर्ड। आई होप आपको सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ सो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।